अस्सलामुअलैकुम। आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने जीकेएस के लिए एसओपी किस तरह से अपना लिखना है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आज की वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आपने मद्देनज़र रखने हैं एसओपी को लिखते हुए। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है स्टोरी टेलिंग। इसमें आपने अपनी एसओपी का स्टार्ट इस तरह से करना है कि पढ़ने वाला रीडर जो है उसका इंटरेस्ट बन जाए। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिन पे लोग कहेंगे कि पहले आपने अपना नाम लिखना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपना जीपीए लिखना है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको फ़ज़ूल चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एसओपी है वो असल में आपका मोटिवेशन लेटर होता है। उसका असल मकसद ये होता है कि आपकी मोटिवेशन क्या है, आप क्यों अप्लाई कर रहे हो। तो इसमें आपको अपना इंट्रोडक्शन, अपना जीपीए, ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी एप्लीकेशन में अपना नाम भी लिख रहे हो, आप अपना जीपीए भी लिख रहे हो। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पे जो जिसने आपकी एप्लीकेशन खोली है उसे ऑलरेडी सब कुछ पता है आपके बारे में, आपका नाम, आपका जीपीए। वो अब आपकी स्टोरी सुनना चाह रहा है, तो आपने सबसे पहले स्टोरी लिखनी है। अब मैं आपको यहाँ पे मिसाल दे के समझाती हूँ कि अगर आप माइक्रोबायोलॉजी या मेडिसिन की फ़ील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपने स्टोरी इस तरह से स्टार्ट करनी है कि 2016 या 17 में मेरी फैमिली का कोई मेंबर था, इस तरह से उसकी कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। तो तब से मेरा इंटरेस्ट बना इस फ़ील्ड की तरफ। मैंने तब से सोचा कि मुझे ये लिखना चाहिए। जब आप इस तरह की कोई लाइन लिखोगे तो स्टोरी पढ़ने वाला जो होगा वो आगे भी पढ़ना चाहेगा कि इसकी एसओपी में आगे क्या लिखा हुआ है, क्या-क्या हुआ सारा कुछ। तो आपने पहली लाइन ही आई कैचिंग बनानी है कि पहली लाइन पढ़ते ही जो रीडर है उसका इंटरेस्ट बन जाए। अगर आप अपना इंट्रोडक्शन लिखोगे, अपना नाम लिखोगे, अपना जीपीए लिखोगे, इस तरह की नॉर्मल सी बातें लिखोगे, तो वो पहली जो है उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। वो कहेगा ये तो इर्रेलेवेंट डाटा डाल रहा है इसके अंदर। दूसरी बात इसमें आ जाती है हमारे पास कंसाइज़नेस। आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो ही डिसाइड करती है कि आप जो है वो जीकेएस के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं या नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जीपीए बहुत लो होता है, इवन दैट ऐसे भी हैं जिनका जीपीए जो है वो 2 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन फिर भी जो है उनको जीकेएस में सिलेक्शन हो जाती है। सबसे मेन चीज़ जो है वो आपकी मोटिवेशन लेटर, आपका एसओपी होता है। आपने सबसे ज़्यादा ध्यान एसओपी पे देना है, ठीक है। अगर आपका माइंड है कि आप जीकेएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप कम से कम 6 महीने पहले जो है वो अपना एसओपी लिखना शुरू कर दें। अब दूसरा पॉइंट ये था कि कंसाइज़नेस होनी चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोरी टेलिंग आपने करनी है। अब स्टोरी टेलिंग में आप लिखना शुरू कर दो कि हमारी फैमिली के इतने मेंबर हैं, हमारी ये है, वो है, सारा कुछ। तो आपने अब इतना भी नहीं स्टोरी को खींचना कि पढ़ने वाला कहे कि इसने बेसिक सी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने स्टोरी जो है वो उसको कंसाइज़ रखना है। थोड़ा लिखना है, लेकिन उसके जो है वो मीनिंग पूरे कर देने हैं। मतलब स्टोरी आपने एक पैराग्राफ में अगर पूरी किया तो आपने उसमें हर चीज़ बयान कर देनी है। इर्रेलेवेंट चीज़ें काट देनी है कि हमारी फैमिली कितने मेंबर हैं, ऐसे डेथ हुई, ऐसे हुआ। एक-एक चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। अब सबसे मेन चीज़ जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब आप जब देखोगे कि एसओपी लिखा होता है उसके ऊपर आपको उन्होंने प्रोवाइड किया होता है कि आपने 3 पेजेस का लिखना है। टाइम न्यू रोमन जो है वो आपका फ़ॉन्ट होना चाहिए और 12 उसका साइज़ होना चाहिए। आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए करना है, क्योंकि यही चीज़ें उन्हें बताती हैं कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हो। आप रिक्वायरमेंट्स और रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए सारा कुछ करते हो, यही आपकी डिसिप्लिन को शो करता है। अगर आपको उन्होंने 3 पेजेस का कहा है तो आप यहाँ पे 4 पेजेस की एसओपी लिख रहे हो, तो वो कहेंगे कि इन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता हमारी रिक्वायरमेंट से, बहुत ही जो है वो इर्रिस्पॉन्सिबल बंदा है, तो इसको लेके हम क्या करेंगे। दूसरी बात ये कि अगर आपको 3 पेजेस की एसओपी कही हुई है ना, कम हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोशिश करें, बल्कि मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस की एसओपी लिखें, इससे ज़्यादा ना जाएँ। 2 पेजेस में अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर दें। चाहे आपको रिक्वायरमेंट 3 पेजेस की दी हुई है उन्होंने, लेकिन 2 पेजेस लिखें ताकि पढ़ने वाले को जो है 2 पेजेस तक ही सारा कुछ पता चल जाए आपका। क्योंकि ज़्यादा लंबे होंगे तो वो ज़्यादा जो है वो इरिटेट हो जाएगा पढ़ के। उसके बाद आ जाता है इनफॉर्मल लैंग्वेज। आपने इनफॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी। ये ऐसी स्कॉलरशिप है जो इंटरनेशनल लेवल पे दी जाती है। इस बात को आपने मद्देनज़र रखना है। इंतहाई कम्पेटिटिव स्कॉलरशिप है, इसमें आपने इनफॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी। इनफॉर्मल लैंग्वेज जो है वो ये कहती है कि आप बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको तो बिल्कुल भी बातचीत करने का, लोगों के साथ उठने बैठने का बिल्कुल भी नहीं पता। आप ज़ाहिर सी बात है बाहर जाएंगे, आप इंटरनेशनल लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वहाँ और भी जीकेएस जो है वो स्कॉलर्स आए होंगे जो इंटरनेशनल होंगे, बाकी कंट्रीज़ से होंगे, तो आपको उनके साथ फॉर्मल बात करनी है, उठना बैठना है, ज़ाहिर सी बात है।
तो आपने अपनी पूरी एप्लीकेशन में फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, इनफॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी। दूसरी बात है कि अवॉइड करें आप एब्रीवेशंस यूज़ करने के लिए। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एनजीओ में काम कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे एनजीओ लिख दिया, एनजीओ का नाम था उसको आपने एब्रीवेशन में लिख दिया। अब बाहरले मुल्क बैठा हुआ जो इंसान है उसे तो ये नहीं पता ना कि आपके मुल्क में ऐसी कोई एनजीओ है भी या नहीं, या ये क्या चीज़ है, उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आपने फुल नेम लिखना है। दूसरी बात ये कि जॉर्गन्स इस्तेमाल नहीं करने, जैसे आपने लिख देना है कि मैं बहुत खुश थी तो मैंने हुर्रा कह दिया, तो मैंने ऐसे कह दिया। इस तरह की चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं लिखनी इसमें। ये बहुत ही इनफॉर्मल और बहुत ही इस तरह से इंप्रेशन देता है कि आप बहुत ही नॉन सीरियस इंसान हैं। दूसरी उसके बाद आ जाता है इर्रेलेवेंट डाटा। अब बहुत सी एसओपीज़ मैंने ख़ुद देखी हैं कि ऐसा हो जाता है कि आप कोई इंसान जो है वो माइक्रोबायोलॉजी की फ़ील्ड में अप्लाई कर रहा था, लेकिन उसने बीच में लिख दिया कि मैंने फ़लाँ फ़लाँ हिस्ट्री का, कोरिया की फ़लाँ फ़लाँ आर्टिकल पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ था, ये वो सारा कुछ। अब आप अगर माइक्रोबायोलॉजी के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं तो आपने उसके अंदर हिस्ट्री क्यों लिखी? ज़ाहिर सी बात है, अगर अगर आप अपना कल्चर भी शो करना चाह रहे हैं, उन्हें बताना चाह रहे हैं कि मुझे कोरिया के कल्चर में जो है वो इंटरेस्ट है, तो आपको सारी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है आर्टिकल्स। आप ऐसा लिख सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट है बुक्स रीडिंग में, तो मैंने इस तरह से कोरिया की ये वाली बुक्स पढ़ी हैं कोरियन राइटर्स की, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ कोरियन कल्चर में। लेकिन आपने सारी डिटेल नहीं लिखने बैठ जाना। आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप अपने टॉपिक के अंदर रहें। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड हैं तो आप उसमें लिखें कि मैंने रिसेंट रिसर्च पढ़ी है कोरिया की। कोई भी निकाल के देख लें, गूगल पे आपको हज़ारों मिल जाएंगी। आपने लिखना है कि मैंने रिसेंट ये रिसर्च पढ़ी है कोरिया की, और कोरिया रिसर्च की फ़ील्ड में बहुत आगे है, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट हुआ कि मैं कोरिया में जाके अपनी डिग्री को कंप्लीट करूँ। या आपने लिख देना है कि मैंने कोरिया की रिसेंट रिसर्च पढ़ी है। कोरिया की रिसेंट रिसर्च जो है वो कैंसर के जो है वो डिज़ीज़ से रिलेटेड है, तो मेरा जो है वो इंटरेस्ट भी जो है वो कैंसर पे है, तो मैं भी इस पे रिसर्च करना चाहती हूँ। कोरिया रिसर्च की फ़ील्ड में बहुत आगे है, तो इसलिए मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रही हूँ, या मैं अपनी डिग्री जो है वो कोरिया में कंप्लीट करना चाहती हूँ। उसके बाद सबसे बड़ा जो है वो हमारा मेन पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि आपको ज़ाहिर सी बात है, बहुत से लोग के पॉप और के ड्रामा के फ़ैन्स होते हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो देखते हैं। तो आपको यूट्यूब पे वीडियोज़ भी मिलेंगी, लोग कहेंगे कि आप जो है वो के पॉप और के जो है वो ड्रामा के बारे में लिख दो कि अब मैं देखती हूँ, मेरा इंटरेस्ट है। हाँ लिखो, लेकिन इतना ज़्यादा भी उससे एक्सप्लेन ना कर दो कि बिल्कुल ही जो पढ़ने वाला है वो कहे कि इसका तो दिमाग ही बस के पॉप और के ड्रामा में, ये यहाँ पे आके क्या स्टडी करेगा। आप सोचने की बात है कि कोरिया की जो गवर्नमेंट है वो आप पे लाखों नहीं, वो आप पे करोड़ों खर्च कर रहे हैं आपको ये स्कॉलरशिप दे के। तो आपको भी चाहिए कि इस बात को मद्देनज़र रखें कि वो हम पे इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आप पे कोई इतना पैसा लगा रहा है तो इन रिटर्न में उससे भी कुछ चाहिए। वो भी चाह रहा है कि आप वहाँ पे आके पढ़ो, अच्छी रिसर्च करो, कोरिया का नाम बनाओ, ठीक है। तो अगर आप उसमें लिख दोगे सारा के पॉप और के ड्रामा से भर दोगे उसे, तो पहली बात तो है कि आपका बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा। वो कहेंगे कि ये बहुत ही नॉन सीरियस इंसान है, यहाँ आके भी कॉन्सर्ट्स और के ड्रामा में पड़ा रहेगा, पढ़ाई वढ़ाई तो इसने करनी कोई नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि जो आपकी एप्लीकेशन रीड कर रहा है, सबसे पहली बात, अगर वो किसी जो है वो सही एजेड आदमी के हाथ में चली गई है, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने एडमिशन कमेटी जो है वो काफ़ी सीनियर लोग रखे होते हैं। कोई एजिड आदमी है 40 से 45 साल की उम्र का, अब उसका इंटरेस्ट नहीं है के पॉप और के ड्रामा में, वो तो पढ़ेगा तो उसे आपकी एसओपी फजूल लगेगी। वो कहेगा कि इसने तो सारा के पॉप और के ड्रामा से भर दिया है। यूट्यूब पर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी अपनी एसओपी लिखने से पहले जो सजेस्ट कर रहे थे कि आपको के ड्रामा लिख दो, के पॉप लिख दो, और मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। के पॉप के ड्रामा लिखो, लेकिन एक हद तक, इतना भी नहीं लिखना कि बस वो पढ़ने वाला कहे कि बस इसमें तो के पॉप और के ड्रामा ही भरा हुआ है। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है अपने इंटरेस्ट को कोरिया के साथ रिलेट करने की, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लिख दो के पॉप और के ड्रामा, लेकिन इतना ना लिखो। हाँ ऐसे लिख सकते हो कि मैंने जो है वो कोरियन ड्रामा फ़र्स्ट टाइम देखा, और देखने के बाद मेरा कोरियन लाइफ़स्टाइल, कोरियन कल्चर में इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने जो है वो सर्च करना शुरू किया, मैंने कोरिया को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। जब मैंने कोरिया को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि कोरिया जो है वो सिर्फ़ के ड्रामा और के पॉप की हद तक ही नहीं है, बल्कि कोरिया रिसर्च और स्टडी की फ़ील्ड में भी बहुत आगे है। आपने पॉजिटिव वे में ले गए इसे, ठीक है ना। के पॉप और के ड्रामा को पॉजिटिव वे में कर दिया आपने। आपने लिखना है कि रिसर्च और स्टडी की फ़ील्ड को जब मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि कोरिया जो है वो मेरी रिसर्च फील्ड से रिलेटेड बहुत काम कर रहा है।
दूसरी बात ये कि कोरिया जो है वो दुनिया में बहुत आगे है, तो मेरा इंटरेस्ट हुआ। कोरिया को एक्सप्लोर करने के दौरान ही मुझे जीकेएस स्कॉलरशिप के बारे में पता चला और मैंने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। आपने हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके जाना है और इन पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताए हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी एसओपी को लिखना है। सबसे लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि आपने किसी की भी एसओपी कॉपी पेस्ट नहीं करनी। सबसे बड़ी गलती, जो मुझे सबसे ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि आप हमें एसओपी प्रोवाइड कर दें, मेरे पास एसओपी नहीं है, मुझे लिखने का नहीं पता। और आप अगर किसी सीनियर की एसओपी है या अपनी एसओपी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, कोई भी जो है वो मास्टर नहीं होता। हर कोई जो एसओपी लिख रहा है वो फ़र्स्ट टाइम एसओपी लिख रहा है, तो आप अपनी एसओपी को 6 माह पहले ही डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दें। पॉइंट्स बना लें, उनको लिखें, कट करें, लिखें, कट करें। ये एक बहुत ही हेक्टिक काम है और आप अपनी एसओपी को इसी तरह से बेहतर बना सकते हो कि आप रोज़ाना उस पे काम करो, रोज़ाना उस पे काम करो, उसे कंसाइज़ करो, उसमें इररिलेवेंट डाटा काट दो, लेकिन कभी भी शॉर्टकट तलाश ना करो। अगर आप कह रहे हो कि आपको किसी सीनियर की एसओपी मिल जाए जिसे जीकेएस स्कॉलरशिप मिली है और आप उसे लेके पकड़ के सीधा कॉपी पेस्ट करके काम ख़त्म कर दो, तो ऐसे नहीं चलता। ज़ाहिर सी बात है, जिसको जीकेएस स्कॉलरशिप मिली है उस एसओपी पे, उसकी एसओपी ऑलरेडी एडमिशन कमेटी ने पढ़ी हुई है। जब वो आपकी पढ़ेंगे देखते ही फ़ौरन रिजेक्ट कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, उनके पास सारा डाटा ऑलरेडी स्टोर होता है। अगर आप इस तरह की गलती करोगे तो फ़ौरन ही 1 सेकंड भी कम, वो उससे पहले आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। और सबसे एंड पे आप ठीक है, अगर आप एज अ सैम्पल लेना चाह रहे हो, आप देखना चाह रहे हो कि किसी ने अपनी एसओपी किस तरह से डिज़ाइन की है, तो आपको नेट पे हज़ारों मिल जाएंगे, जाके देखो, पढ़ो उनको कि उन्होंने किस तरह से डिज़ाइन की हैं। और पढ़ने के बाद आप अपनी खुद से लिखो, क्योंकि हर इंसान की अपनी कहानी होती है, हर इंसान के अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने अपनी एसओपी अपने हिसाब से लिखनी है। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। ये जो मैंने पॉइंट्स सारे बताए हैं, ये आपने जो है मद्देनज़र रखते हुए अपने एसओपी को डिज़ाइन करना है। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी एसओपी पे, कि एसओपी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें आपने कैसे कैसे लिखना है और किस किस तरह से डिज़ाइन करना है। ये जनरल पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए हैं। तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।